अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को और उसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पहले रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है आपने उनको फैक्टराइज करके दिखाना है। अब फैक्टराइज करने के मीनिंग ये होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ही आप कह पाएंगे कि आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में आपको यही कहा जा रहा है कि आपने चीजों को, तमाम पार्ट्स को फैक्टराइज करके दिखाना है। तो पार्ट नंबर ए को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर ए में अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो इससे पहले मैं समझा चुका हूं, इधर भी आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही गिवन है जो कि है m² - 10m + 25। तो जब भी आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना हो आपके पास बेसिकली 2 मेथड अवेलेबल हैं। एक मेथड का नाम होता है मिड टर्म ब्रेक मेथड, जिसको आप स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, जो हमने बुक 2 में पढ़ा हुआ है। आप इस मेथड से भी कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो कि आज हम इस वीडियो में यूज करेंगे और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने वही समझाया है, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना। तो हम ये दूसरा वाला मेथड यहाँ पर आज इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैं इसकी डिटेल बता चुका हूँ। तो अब आपने किस तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होता है। तो बेसिकली आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी होती है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो। तो जो मैच करती होगी उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब उसके लिए आपने पहले ये समझना होगा कि आपकी जो एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें किस तरह की टर्म्स आ रही हैं, इसमें क्या क्वालिटीज मौजूद हैं, ताकि आप वही सेम टर्म्स की क्वालिटीज, वही सेम चीजें उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ढूंढे और जो बेस्ट फिट करे उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यहां पर लिख के उसी की मदद से फैक्टराइज करें। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखें, आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो आपको भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही चाहिए होगी जिसके अंदर टोटल 3 टर्म्स हो। दूसरी आप देखें कि यहां पर 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं, एक टर्म नेगेटिव है। ये बीच वाली टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, बाकी तमाम टर्म्स पॉजिटिव है। 25 के पीछे प्लस है, पहले वाली टर्म के पीछे कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्लस है। यानी आपको ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें 2 टर्म्स पॉजिटिव हो और एक टर्म, सिंगल टर्म जो है नेगेटिव हो। वो कहीं पे भी लिखी हो सकती है, इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए। तो एक तो दूसरा आपके पास क्वालिटी हो गई। और तीसरी क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस करें यहाँ पे जो पहली टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ पे लिखा हुआ है m²। और इसके साथ आप ये भी नोटिस करें कि जो लास्ट वाला नंबर है 25, उसको भी आप स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर के। कैसे? क्योंकि आपको पता है 25 बेसिकली क्या होता है, 5 का स्क्वायर। तो आप 25 को भी एक तरह का 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। तो तीसरी आपको ये चीज भी पता चली कि आपकी एक्सप्रेशन के अंदर, आपकी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स ऐसी हैं जिन पे पावर 2 है। एक m के ऊपर पहले से पावर 2 है और 25 पे बनाई जा सकती है। तो चाहे बनाई जा सकती हो या हो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो आपको भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी चाहिए जिसके अंदर 2 टर्म्स ऐसी आपको मिले जिनके ऊपर इस तरह पार्ट 2 हो। और लास्ट क्वालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से समझनी है। आप इस थर्ड वाली स्टेप में जो ये दोनों टर्म्स मिली हैं m² और 5², इसमें थोड़ी देर के लिए इन पावर 2 को इग्नोर करें, सोचें कि ये नहीं लगी हुई। तो जस्ट क्या बचता है, m और 5। अगर आप m को और 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 5m। और अगर आप इसका डबल कर दें, डबल करने का मतलब होता है किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। तो 2 को 5m से करें कितना आता है, 2 5 टाइम्स 10 और m 7 वैसे। तो आप देखें यहाँ पर 10m भी लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी चाहिए होगी कि जिसमें स्क्वायर वाली जो टर्म्स होंगी उनका स्क्वायर को अगर इग्नोर किया जाए तो जो चीज बचे उनको मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर है उसका डबल कर दिया जाए। तो डबल करने के बाद जो चीज आपको मिले वो वाली टर्म भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पर 10m हमारे पास मौजूद है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। तो ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब चीजें अब आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हम जानते हैं कि ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को, वो थी a - b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² - 2ab +
बी स्क्वायर के। इसमें बी स्क्वायर को पहले और माइनस 2ab को बाद में भी लिख सकते हैं। अब आप देखें इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की ये राइट हैंड साइड कंप्लीटली मैच करती है हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में टोटल 3 टर्म्स हैं, हमारे में भी 3 थी। इधर आप देख सकते हैं 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं, बीच वाली नेगेटिव है, इधर भी ऐसा ही है, हमारे पास भी ऐसा ही था। और आप देखें थर्ड में आपके पास 2 टर्म्स ऐसी चाहिए थी जो कि स्क्वायर वाली हो, तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी पहली और लास्ट वाली टर्म पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये बात भी सही हो गई। और लास्ट में आपको पास चाहिए था कि जो स्क्वायर वाली टर्म है अगर इसमें ए और बी को इग्नोर कर दिया जाए, यानी पावर 2 को इग्नोर कर दिया जाए, तो बचते हैं ए और बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो ए बी होता है, और इसका अगर आप डबल कर दें तो ये होता है 2ab। तो ये वाली टर्म भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर वो भी है। इसका मतलब आपकी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंप्लीटली मैच करती है इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से। और ये आइडेंटिटी आपको ये बताती है कि कोई चीज़ अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, जो कि फैक्टराइज फॉर्म में कहलाती है, और आपने फैक्टराइज ही करके दिखाना है। तो अब हम जस्ट चीज़ों को अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपने पहले ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है, तो किसी एक टर्म को चूज कर लें जो कि ए स्क्वायर जैसी हो, वो आपको स्टार्ट में लिखी नजर आ रही है जो कि है एम स्क्वायर। तो ये एम स्क्वायर जो है बेसिकली ए स्क्वायर का रोल प्ले करेगा। तो जैसे आप एम लिखें राउंड ब्रैकेट्स और ऊपर पावर 2 डाल दें, तो ये आपने एम स्क्वायर को ए स्क्वायर जैसा रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद आपने बी स्क्वायर को ढूंढना है, यानी एक और टर्म ऐसी ढूंढनी है जो कि स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती हो, और वो ये 25 ही है, क्योंकि 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखें प्लस और 5 का स्क्वायर। तो आपने 25 को बी स्क्वायर जैसा आप देख लें बनाकर दिखा लिया। अब बीच में रह गया माइनस 2ab, ये खुद से लिखें माइनस 2 ए का मतलब होगा जो दोनों स्क्वायर टर्म्स आपने लिखी होंगी, स्क्वायर वाली टर्म जिन पे स्क्वायर लगा हुआ है, इनमें से किसी एक में से ए लेना होगा, किसी एक में से बी। तो जैसे पहली टर्म है एम स्क्वायर, इसमें आप स्क्वायर को इग्नोर कर दें, जो चीज़ बचेगी उसको ए बोल दिया करेंगे। तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जैसे एम बचता है स्क्वायर के अलावा, तो आप इसको बोलेंगे ए, तो ए की जगह पे आप लिखेंगे एम। और इसी तरह दूसरी वाली जो टर्म होगी जिस पे स्क्वायर है, जिस तरह यहाँ पे 5 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें भी स्क्वायर को इग्नोर कर दे तो जो चीज़ बचेगी उसको बी बोला करेंगे। तो यहाँ पे 5 बच गया, ये आपका बी है, तो यहाँ पे आप बी की जगह पे लिख देंगे 5। तो आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख के दिखा दिया। अब सारी चीज़ें आसान हो गई। अब आपको मैंने बताया था कि कोई चीज़ अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको भी लिख दें। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे, ए आपने एम को कहा था तो आप यहाँ पे एम लिखेंगे माइनस का साइन, और बी आपने 5 को कहा था, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे स्क्वायर के जो नीचे होता है इनमें से एक ए और एक बी होता है। तो बी आपने 5 को कहा था, तो यहाँ पे हो गया बी, ये हो गया ए माइनस बी और ऊपर होल स्क्वायर। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम माइनस 5 का होल स्क्वायर का मतलब है एम माइनस 5 2 दफ़ा लिखा हुआ और मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। तो देखिए आपने अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में जो है आपने एक्सप्रेस कर लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट फिनिश हुआ। आपने ए पार्ट में अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो है आप कह लें फैक्टराइज करके दिखा दिया है। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, हमने यही पैटर्न बार बार फॉलो करते जाना है। तो उम्मीद है अगर आप ये ए पार्ट समझ लें तो बाकी पार्ट्स आपके लिए आसान हो चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है 169n स्क्वायर माइनस 52n प्लस 4। तो अगेन पिछली पार्ट की तरह आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी चूज करनी है, ढूंढनी है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो। उसी की मदद से हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले ये देखना है कि हमारे पास किस तरह की टर्म्स हैं और आप कह लें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या क्वालिटीज हैं। फिर वही चीज़ें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ढूंढेंगे, जो बेस्ट फिट करेगी उसको यहाँ पर लिख लेंगे और उसी की मदद से फैक्टराइज करेंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखें पहली चीज कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज तो हमें पता चल गई कि ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर टोटल 3 टर्म्स हो। दूसरी आप चीज देखें, यहाँ पे 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं, पहली वाली और लास्ट वाली, और बीच वाली टर्म नेगेटिव है। तो आपने भी कैसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें पहली और लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अब इसमें कोई भी 2 टर्म पॉजिटिव और कोई भी एक नेगेटिव हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो पहली और लास्ट वाली हो, लेकिन कोई 2 होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो और कोई एक सिंगल टर्म होनी चाहिए जिसके पीछे नेगेटिव का साइन हो। ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने ढूंढनी है। और तीसरा वाला आप रूल देखें, ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देखिए, जो 169n स्क्वायर है आप इसको सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ 169n स्क्वायर, आपको पता है जो 169 होता है वो 13 का स्क्वायर होता है और n पे पहले से स्क्वायर है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ 13 का स्क्वायर 169 की जगह पे, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, और n स्क्वायर वैसे लिख लूँ। तो जब भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो जिन पे एक जैसी पावर हो, आप इनको मिलाकर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 13n और ऊपर इस तरह स्क्वायर डाल देंगे। इसका मतलब भी यही है कि 13n का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा, तो वापस आपको 169n स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो एक टर्म आपको ऐसी मिली जो कि सिंगल टर्म की स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे जो लास्ट टर्म है 4, इसको भी आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर।
तो आपके पास दो टर्म्स ऐसी हो गई जो कि आप कह लें स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो वो कौन कौन सी है, एक है 13n का स्क्वायर और एक है 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें आपके पास दो टर्म्स ऐसी आए जिन पे इस तरह पावर 2 हो, जिन पे इस तरह स्क्वायर लगाओ। चौथा रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब वो तीसरे से हमेशा जुड़ा होता है कि आप देखें यहाँ पे जो दो टर्म्स ढूंढी थी जिनको स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, आप इनकी इस पावर 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। तो क्या चीज़ बची है, 13n और 2 बचता है। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 13n को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 26n। और अगर आप इसी वाले 26n को डबल कर दें, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आता है 52n। तो देखें यहाँ पर 52n लिखा हुआ है आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। यानी आपने ऐसी ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें जो स्क्वायर वाली टर्म हो उनकी पावर को अगर इग्नोर करके जो चीज़ बचती है उनको मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर को डबल कर दिया जाए, तो जो टर्म आए वो उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पर -52n है। तो ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है वो मैं लिख देता हूँ, वही वाली है जो इससे पहले भी मैंने यूज़ करी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब आप देख सकते हैं आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच कर रही है। यहाँ पर आपके पास टोटल 3 टर्म्स थी, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी 3 टर्म्स हैं। आपके पास 2 टर्म्स पॉजिटिव थी यहाँ पर और एक नेगेटिव थी, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी 2 टर्म्स पहली और आखिरी पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है। यहाँ पर थर्ड वाले स्टेप के लिहाज से आप देखें तो आपके पास 2 टर्म्स ऐसी थी जो कि स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती थी, तो यहाँ पर भी देखें 2 टर्म्स पहले से लिखी हुई है जिन पे स्क्वायर लगा हुआ है। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो स्क्वायर के नीचे a है और दूसरी टर्म बी स्क्वायर के नीचे, बी स्क्वायर के लिहाज से देखें स्क्वायर को इग्नोर करके तो यहाँ पे b है। तो a और b को मल्टीप्लाई करें तो ab आता है और आंसर को डबल करें तो 2ab आता है। तो ये वाली टर्म भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में होनी चाहिए, तो वो भी है। तो इसका मतलब आपकी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैच करती है इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से। तो बस अब आप अपनी एक्सप्रेशन को इस राइट हैंड जैसा बना देंगे। पहले आपको a स्क्वायर ढूंढना है, यानी एक ऐसी टर्म इधर से आपने रिप्रेजेंट करनी है जो कि a स्क्वायर जैसी दिखे, यानी किसी सिंगल टर्म का स्क्वायर हो तो वो a स्क्वायर जैसी टर्म जो है बनती है, वो a स्क्वायर जैसी दिखती है। तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 169n स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 13n का स्क्वायर। तो ये आपके पास a स्क्वायर का रोल प्ले करेगी यहाँ पर कि ये आपने बेसिकली इस पहली टर्म को a स्क्वायर जैसा लिख दिया। आगे आपने हमेशा b स्क्वायर ढूंढना होता है, यानी एक और टर्म ऐसी ढूंढनी है जिसको स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और वो 4 है, क्योंकि आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये 4 जो है वो b स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब -2a भी रह गया, ये आप खुद से कर लें। तो -2 वैसे का वैसे ही। आगे आपने a पहले को लिखना है, a बोलते हैं जो ये पहली वाली टर्म है जिस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे, जो चीज़ बचेगी उसको a बोलेंगे। तो a बचा 13n, तो आप a की जगह पे लिख दें 13n और आगे फिर से ब्रैकेट्स। और अब आपने b लिखना है, तो b किसको बोलते हैं, जिसको आपने यहाँ पर b स्क्वायर कहा था, ये जो b स्क्वायर जैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी लास्ट वाली टर्म 2 स्क्वायर, इसमें स्क्वायर को इग्नोर कर दें तो जो चीज़ बचेगी उसको b कहा करेंगे, तो वो है 2। तो b की जगह पे लिख दें 2। ये आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा लिख लिया। इसको आप सॉल्व भी करके देख लीजिएगा, कंप्यूट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो 169 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा और इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52n ही आएगा, क्योंकि 2 13 टाइम्स 26 होता है, 26 2 टाइम्स 52 होता है, n वैसे ही। तो जब ये सारी चीज़ें इस तरह फुलफिल हो जाए, अब आपको पता है आपने इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा लिख लिया है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक अगर कोई चीज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसी लिखी जाए तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर जैसा। तो इसको लिख लेते हैं राउंड ब्रैकेट्स। a बोला था आपने 13n को, तो ये हो जाएगा a की जगह पर, माइनस b बोला था आपने 2 को जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ था, ये हो गया आपका 2। तो a माइनस b हो गया, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 13n माइनस 2, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 दफ़ा लिखी जा सकती है और मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप देखें आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो यही इसके आंसर है, आप दोनों को कोट कर सकते हैं, किसी एक को भी। तो ये हमने b पार्ट कर लिया, अब चलते हैं इसके c पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 81 माइनस 180p प्लस 100p स्क्वायर। तो पिछली पार्ट्स की तरह अगेन आप एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढेंगे जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो। उसी की मदद से हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर पाएंगे। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें किस तरह की टर्म्स हैं, इसके अंदर क्या क्वालिटीज मौजूद हैं। वही सेम चीज़ें फिर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी में तलाश करेंगे और जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ट फिट करेगी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिहाज से, इसकी टर्म्स के लिहाज से, उसी को यहाँ पर नोट करेंगे और उसी की मदद से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें आपकी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसमें 3 टर्म्स हो। दूसरी आप चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर पहली और जो लास्ट टर्म है वो पॉजिटिव है और बीच वाली टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है। यानी आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें 2 टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। ये भी हमें पता चल गया। तीसरी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, आप देखिए यहाँ पर जो पहला आपके पास टर्म है जो कि 81 लिखा हुआ है और
81 को आप किसी नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसी तरीके से आप इसकी लास्ट टर्म देखें जो कि है 100p स्क्वायर, तो आप 100p स्क्वायर को भी किसी सिंगल टर्म का स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 100 होता है 10 का स्क्वायर, आप इस तरह लिख लें, और p पे पहले से स्क्वायर है। और अभी आपको मैंने बताया जब भी किसी दो टर्म्स पे एक जैसी पार हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप इनको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह लिख सकते हैं मिलाकर, 10 को और p को मिलाकर लिख लें 10p, और राउंड ब्रैकेट्स के बाहर इधर ऊपर स्क्वायर लगा लें। इसका मतलब है कि जब 10p का स्क्वायर लेंगे तो 100p स्क्वायर ही आएगा, जिससे ये चीज़ पता चलती है कि 100p स्क्वायर को आपने एक सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो तीसरी क्वालिटी आपको पता चल गई, आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसपे दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो। जिस तरह आपने एक टर्म ढूंढी 9 स्क्वायर और दूसरी को खुद से बना लिया 10p का स्क्वायर, तो इससे यही पता चलेगा कि कोई ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसपे कम से कम किसी दो टर्म्स पे इस तरह पावर 2 हो, स्क्वायर हो। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने अच्छे से समझना है वो इस थर्ड पॉइंट से लिंक है कि आप देखें यहाँ पे जो दो टर्म्स थी जिन पे स्क्वायर था, अगर आप इन स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो जो चीज़ें बचती हैं वो है 9 और 10p। आप इनको मल्टीप्लाई करें, 9 को जब आप 10p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टाइम्स 90 हो जाता है और p वैसे ही आ जाता है, यानी 90p आता है। तो अगर आप इस आंसर को डबल कर दें, डबल का मतलब 2 टाइम्स कर दें, तो 2 टाइम्स ऑफ 90p कितना होता है 180p। तो आप देखें यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई 180p। इससे ये पता चला आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें जो स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी उनका अगर स्क्वायर इग्नोर कर दिया जाए तो जो चीज़ बचे उनको मल्टीप्लाई किया जाए और फाइनल आंसर को एट द एंड डबल कर दिया जाए, तो जो टर्म मिले वो भी उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हो, जिस तरह यहाँ पर नेगेटिव 180p मौजूद है। तो आइए ढूंढ लेते हैं वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी वही है जो इससे पिछले पार्ट्स में हमने यूज़ की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। आप देख सकते हैं हमारी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच कर रही है। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी टोटल 3 टर्म्स हैं, जिस तरह हमारी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स थी। इसमें भी 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है। हमारे पास भी जो आप कह लें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इसमें 2 टर्म्स पॉजिटिव और एक नेगेटिव थी। तीसरी बात ये थी कि हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमने 2 टर्म्स को इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी 2 टर्म्स के ऊपर आप देख सकते हैं लास्ट वाली और फर्स्ट वाली पे स्क्वायर लगा हुआ है। चौथी चीज़ आपने देख लेनी कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स है इसमें अगर आप इस 2 को इग्नोर कर दें तो जो चीज़ बचती है वो है a और b। इनको मल्टीप्लाई करें तो a मल्टीप्लाई बाय b कितना होता है ab, और फाइनल आंसर को डबल कर दें, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2ab आता है। तो ये वाली टर्म यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, जिस तरह हमारी एक्सप्रेशन में माइनस 180p थी यानी 180p थी, तो इधर आप देखें 2ab आ रहा है तो यहाँ पर 2ab मौजूद है। इसका मतलब आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच करती है। अब जस्ट आपने अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इसकी राइट हैंड साइड जैसा लिख देना है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, पहले आपने एक ऐसी टर्म लिखनी है जो कि a स्क्वायर जैसी दिखती हो। वो आप बता ही चुके हैं कि 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर बिल्कुल a स्क्वायर जैसा ही दिखता है, तो ये a स्क्वायर का रोल प्ले करेगा। तो इसलिए 81 की जगह पे आप लिख दें 9 का स्क्वायर। आगे आपने हमेशा b स्क्वायर ढूंढना है, यानी एक और टर्म ऐसी ढूंढनी है जो कि b स्क्वायर जैसी दिखती हो, यानी कोई टर्म हो और उसके ऊपर इस तरह स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो। तो वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। एक और टर्म यहाँ पे ऐसी मौजूद है 100p स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 10p का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 10p लिखें और इसके ऊपर इस तरह राउंड ब्रैकेट्स डाल के स्क्वायर डाल दें। ये बेसिकली आपने 100p स्क्वायर को b स्क्वायर जैसा बना लिया। अब आप रह गया जिस माइनस 2ab, इसको आप खुद से लिखेंगे माइनस, यहाँ पे 10p स्क्वायर के पीछे प्लस का साइन आएगा, वो यहाँ पे प्लस ही लगाएं, और यहाँ पे माइनस वैसे ही 2, a किसको बोलना है और b किसको बोलना है। तो जो आपके पास 2 टर्म्स होगी जिन पे स्क्वायर होगा, इनमें से किसी एक को आपने a कहना होगा, किसी एक को b, यानी इन स्क्वायर्स को इग्नोर कर देना होना है, और उसके बाद जो चीज़ बचेगी उनमें से किसी एक को a और किसी एक को b कह दीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहली टर्म थी जो थी 9 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर को इग्नोर करें तो जो बचता है वो है 9, इसको आप a बोल दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a यानी 2 × 9। आगे b भी चाहिए, तो जो दूसरी टर्म है जिसपे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इग्नोर करें, यहाँ पे जो चीज़ बचती है उसको b कह दें, तो यहाँ पे 10p बचता है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये b का रोल प्ले करेगा, तो ये हो गया 10p। अब आप देख सकते हैं आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा लिख दिया, और आप इसको सॉल्व करके भी देख लीजिएगा जल्दी से कि 9 का स्क्वायर 81 ही आता है, 2 9 टाइम्स 18 होता है, 18 को 10p से करें तो आपके पास 180p होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 10p का जो स्क्वायर है जब आप ये ओपन करेंगे ब्रैकेट्स तो 100p स्क्वायर होगा, वो भी यहाँ पर आता है। जब ये सारी चीज़ें इस तरह फुलफिल हो जाएं तो अब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये बताती है कि कोई भी चीज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसी है, तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब आप इसको लिख देंगे तो आपके पास a क्या था, आपने इस स्क्वायर के नीचे जो 9 लिखा हुआ था इसको a कहा था, तो ये आ जाएगा a माइनस का साइन। b आपका क्या था, जो दूसरी टर्म थी स्क्वायर वाली, उसमें जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ था 10p, उसको आपने b कहना होता है, वो b था, तो ये हो जाएगा 10p यानी a माइनस b हो गया और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 माइनस 2p के स्क्वायर का मतलब है ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से। तो ये आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि है 49q² माइनस 42qr प्लस 9r²। अगेन आपने पिछली पार्ट्स की तरह एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो और उसी की मदद से फिर आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो उसके ढूंढने के लिए आपको इन टर्म्स को देखना पड़ेगा कि किस तरह की टर्म्स है, इस पूरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या क्वालिटीज मौजूद हैं, उसी की मदद से फिर आप उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ढूंढ पाएंगे और इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो आइए पहले इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर भी टोटल 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें टोटल 3 टर्म्स हो। दूसरी आप देखें इसमें जो पहली और लास्ट वाली टर्म है वो पॉजिटिव है और बीच वाली टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें कोई सी 2 टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए और एक टर्म जो है आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए। तीसरी आपने ये चीज क्वालिटी देखनी है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पर, इसमें 2 टर्म्स ऐसी हैं जो कि सिंगल टर्म की स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। जैसे ये 49q² लिखा हुआ है, अब आपको चीजें समझ आ चुकी हैं, पिछले पार्ट में मैंने इस तरह की चीजें बताई हैं। 49 होता है 7 का स्क्वायर और q पे पहले से स्क्वायर है, तो अगर आप इस पूरी चीज को इस तरह लिख लें 7q का होल स्क्वायर, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 7 पे स्क्वायर आ जाएगा जो कि 49 बन जाएगा और q पे भी स्क्वायर आ जाएगा तो q² हो जाएगा, यानी वापस 49q² मिल जाएगा। तो आपने इस पहली वाली टर्म को सिंगल टर्म का स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरीके से इसमें एक और टर्म है 9r², इसको भी आप एक सिंगल टर्म की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 होता है 3 का स्क्वायर और r पे पहले से या वैसे लिख लें और राउंड ब्रैकेट्स डाल के इधर ऊपर स्क्वायर लगा दें, और 3r का आप जब स्क्वायर ओपन करेंगे ब्रैकेट्स हटाएंगे तो 3 पे भी आएगा स्क्वायर, वो 9 बन जाएगा, और r पे भी आएगा तो वो r² बन जाएगा, यानी अगेन आपको 9r² मिल जाएगा। यानी आपको 2 टर्म्स ऐसी मिल गई जो कि स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो इसका मतलब आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर भी यही देखना है कि कोई सी 2 टर्म्स ऐसी हो जिन पे इस तरह स्क्वायर लगा हो, यानी वो स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई हो। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इस थर्ड वाले पॉइंट से लिंक्ड है, कि आपने जो ये स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढी हैं, आप इसमें अगर इन स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो क्या चीज बचती है, 7q बचता है, और इधर भी स्क्वायर को इग्नोर करें तो 3r बचता है। इन दोनों चीजों को आप पहले मल्टीप्लाई करें, तो 7q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 टाइम्स होता है 21 और qr टाइम्स हो जाएगा qr, और जो आंसर है इसका डबल कर दें। डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 qr से, यानी इस चीज से, तो 2 21 टाइम्स 42 हो जाएगा और qr वैसे आ जाएगा। तो देखिए 42 qr आएगा और वो वाली टर्म भी यहाँ पर है। यानी आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें जो स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी उनके स्क्वायर को इग्नोर किया जाए, तो जो चीज नीचे बच रही हो उनको मल्टीप्लाई किया जाए और बाद में उसको डबल कर दिया जाए, तो वो जो टर्म मिले वो भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर 42 qr मिल रहा था वो भी हमारी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में है। तो अब आपको पता चल गया ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो कि इस तरह की होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो वही वाली है जो इससे पहले भी यूज करते आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे एज वी नो a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² के। तो आपको पता है आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच कर रही है। आप देखें आपके पास यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स थी इस क्वेश्चन में, तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर भी टोटल 3 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स पॉजिटिव होनी थी, एक नेगेटिव होनी थी। इस वाले पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक यहाँ पे भी 2 टर्म्स पॉजिटिव है, बीच वाली नेगेटिव है। थर्ड में आपके पास 2 टर्म्स ऐसी होनी चाहिए थी जिन पे स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पर भी आप देखें 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली a² और एक ये b²। इन दोनों पे आप देख सकते हैं पार्ट 2 है, स्क्वायर है। और चौथी चीज कि इधर a² और b² वाली जो टर्म थी, इसमें अगर स्क्वायर को इग्नोर कर दिया जाए तो जो चीज बचती है वो a और इधर बचता है b। इनको मल्टीप्लाई करें तो ab आता है और इसका डबल कर दें तो 2ab आता है। तो ये वाली टर्म भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब आपकी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच कर रही है, और जब वो मैच कर रही है अब जस्ट आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को a² माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में लिख देना है, ताकि हम इसको a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर पाएं, यानी इसको फैक्टराइज कर पाएं। तो अब करते हैं, तो आप देखें 49q² को आप सिंगल टर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी को हम a² बोला करेंगे, यानी a² का मतलब ये कोई सिंगल टर्म का स्क्वायर। तो 49q² को आप a² जैसा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि वो 7q का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो आप यहाँ पे लिखें 7q राउंड ब्रैकेट्स और ऊपर स्क्वायर डाल दें। ये आपने एक तरह का इस पहली टर्म को a² जैसा लिख दिया। अब आपने b² जैसा ढूंढना है, तो वो लास्ट टर्म थी 9r², जिसको आप 3r का स्क्वायर लिख सकते थे, तो इसलिए आप यहाँ पर प्लस का साइन डालें, 3r लिखें और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स और ऊपर स्क्वायर डाल दें। ये आपने इस लास्ट वाली टर्म को b² जैसा लिख दिया। अब रह गया माइनस 2ab, तो माइनस वैसे ही 2 खुद से लिखें। a का मतलब हुआ करेगा इन दोनों स्क्वायर टर्म में से किसी एक को आपने a कहना है, किसी एक को b कहना है, इस पार्ट 2 को इग्नोर करते हुए। जैसे ये पहली टर्म है जो कि 7q का स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर को इग्नोर कर दें, जो चीज़ बचती है उसको a बोल दें। तो ये 7q है, तो आप इसको a की जगह पे लिख दें 7q।
और इसी तरीके से जो दूसरी वाली टर्म है इसमें भी स्क्वायर को इग्नोर करें, ये स्क्वायर वाली टर्म है 3r स्क्वायर, इसमें स्क्वायर को इग्नोर करें तो जो चीज़ बच जाती है उसको b बोलें, तो यहाँ पे 3r है तो उसको आप बोल दें b, तो ये मैंने लिख दिया 3r एज अ b। अब आप देखें आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा लिख दिया। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जब आप 7q का स्क्वायर करेंगे तो 49q स्क्वायर आएगा, 3r का स्क्वायर करेंगे यानी ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को 9r स्क्वायर आएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 होता है, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, और QR ही होगा यानी 42 QR आएगा। तो ये आपने चेक कर लेना है कि इस सारी चीज़ को सॉल्व करने के बाद यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें इस तरह हो गई हैं, अब आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में हो या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो तो उसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप ब्रैकेट्स लिखें, a आपने बोला हुआ था इस 7q को जो स्क्वायर के अलावा होता है उसको आप a बोलते हैं यहाँ पर, और माइनस का साइन, और b बोला हुआ था इस दूसरी टर्म को यानी जिसमें स्क्वायर लगा हुआ था, इसमें स्क्वायर के अलावा 3 आ रहा है, इसको आपने b बोला हुआ था तो आप इसको लिख लेंगे b। तो ये आपने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे यानी इस पर स्क्वायर है तो 7q माइनस 3r, और इसी को एक बार दोबारा से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पर जो है चीज़ों को रेस करके इसको लिख के दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर जो है वो ना हो। तो आप एक दफ़ा और लिख लें यहाँ पर 7q माइनस 3r, तो आप इसी चीज़ को 7q माइनस 3r के होल स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट ही है और इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो आपने अपने डी पार्ट को भी फैक्टराइज कर लिया और उसका ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।